मुझे लगता है अभी आएगा। उस वक्त अगर भैया मुझे 15 मिनट पहले पता चल जाता इसके साथ कुछ होने वाला, मैं नहीं फ़ोन काटती, मैं उसको बोलती तू निकल जा, मैं मर रही हूँ, आ जा वापस। मुझे नहीं पता चला। मैं खाली मांग करता हूँ SIA की इंक्वायरी हो। एक्सेलसियर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय टारगेट किलिंग की जा रही है, कई सिविलियंस को मौत के घाट उतारा जा रहा है और खासकर अगर हम कहें चुन चुन कर आतंकवादी अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। हाल ही में राहुल भट्ट को जिस तरह से आतंकवादियों ने टारगेट किया, अपनी गोली का निशाना बनाया, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। राहुल भट्ट को बड़गांव में आतंकवादियों ने एक सरकारी कार्यालय में घुसकर अपनी गोली का निशाना बनाया था और इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन हुए जो अभी भी जारी हैं। राहुल भट्ट की अपॉइंटमेंट कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए शुरू किए गए विशेष रोजगार पैकेज के तहत की गई थी, जो चंदूरा इलाके में तहसील कार्यालय में काम करते थे। आतंकी दफ्तर में बेखौफ घुसे, नाम पूछा और वहीं गोली मार दी। राहुल का हंसता खेलता परिवार एक ही पल में बिखर कर रह गया। राहुल भट्ट की हत्या के बाद परिवार का बुरा हाल है। मेरे को अभी भी नहीं विश्वास होता है कि वो नहीं आएगा। वो मुझे लगता है अभी आएगा। मैं उसके बिना कभी नहीं रहती थी भैया, हमेशा मेरे उसके साथ ही निकाले। दिन में 4-5 फ़ोन करती थी, टेंशन लगी रहती थी, दूर है क्या पता क्या हो जाए। उसकी आवाज़ सुन लेती थी, तसल्ली हो जाती थी मेरे दिल को। ठीक उस वक्त अगर भैया मुझे 15 मिनट पहले पता चल जाता इसके साथ कुछ होने वाला, मैं नहीं फ़ोन काटती, मैं उसको बोलती तू निकल जा, मैं मर रही हूँ, आ जा वापस। मुझे नहीं पता चला। आपको कैसे पता लगा कि आतंकवादियों ने ऐसा काम कर दिया है? मैं इनकी फ्रेंड के यहाँ गई थी, इसको भी आना था उस दिन। इसको ऐसे तो ये आमतौर पे 6, 7, 8 बजे घर पहुँचता था क्योंकि काफ़ी दूर था उसका ऑफिस। तो उस दिन उसको मैंने बोला इतना जल्दी आना क्योंकि उसकी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे था, हमको उधर ही जाना था। तो मैं उधर ही अभी पहुँची ही थी उनके घर में। मेरी बेटी बहुत खुश थी, उसको नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है। बोलती जिसका बर्थडे उससे ज़्यादा मैं सुंदर लगनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मैंने उसको तैयार व्यार किया, ले गई उनके घर। मैं अभी भैया बैठी हुई थी, उसके हस्बैंड भी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, काफ़ी भाई जैसे हैं हम उसके। वो खाना खाने लगा था क्योंकि वो बेचारा थक गया था सुबह से प्रिपरेशन करके अपनी बेटी की बर्थडे की। उसने यूँ ही हाथ ही डाला खाने में, उसको फ़ोन आया। बोलते हाँ अपना, उसने बस इतना बोला भैया मैंने फ़ोन करना शुरू किया क्योंकि अपना उसको तो वही था वहाँ पे। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करने लगी, वो नहीं उठाने लगा। उसको मैंने 2-3 बार ही डायल किया, मेरा पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं उसको बोलने लगी भैया राहुल को कुछ हो गया। उसने बोला नहीं भाभी। मैं उठी, मैं जल्दी बाहर नीचे भागी। मैंने बोला चलो कहाँ ले गए, चलो चलते हैं। वो बेचारा भी आया पीछे। मैं उसकी गाड़ी तक पहुँच गई क्योंकि उसी के घर में थी। मुझे कहाँ में होश था। वहाँ से गाड़ी में चढ़े, उन्होंने बोला पहले इसको चाडरो हॉस्पिटल लेंगे। उन्होंने भैया उसको इतना टाइम वेस्ट क्यों किया मुझे समझ नहीं आया। चाडरो हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे उसको ऑपरेट कर सकते वो, ये तो सीधी सी बात है। अब मैंने सोचा ये इसको उधर ले जाएंगे, मुझे नहीं पता था। हम आधे रास्ते पहुंचे, फिर उन्होंने बोला इसको SMHS ले गए। मुझे रास्ते में बोला इसको बाजू पे गोली आई है। भैया मैंने सोचा चलो भगवान का शुक्र है बाजू पे ही गोली आई है, बाजू काट देंगे बच जाएगा। क्योंकि मेरे को अंदर से घबराहट पहले से ही होती थी। मेरे दूर था ना तो मेरे को डर लगता था क्योंकि जब से उसको DC ऑफिस से या तहसील ऑफिस बड़गाम से वहाँ भेजा था, मेरा दिल कभी नहीं मानता था। मैं भगवान से मांगती थी अगर उसको कुछ हो पहले मेरे को हो जाना चाहिए फिर उसको होना चाहिए। मैंने कभी नहीं मांगा उससे कि पहले इसको कुछ होना चाहिए। वहाँ से गए हम सीधा MSUD हॉस्पिटल से MHS। वहाँ भी मुझे नहीं पता था इस बेचारे को क्या कर रहे हैं। वहाँ मुझे लगा चलो एक गोली आई है बच जाएगा, मुझे नहीं पता था। फिर इन्होंने बोला 3 गोलियाँ आई हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, इसको परसों 3 गोलियाँ लग के बच गया। मुझे नहीं पता था। इन्होंने बहुत टाइम वेस्ट किया। 1 घंटा किसको लगता है हॉस्पिटल पहुंचाने में, 1 घंटे तक वो जिंदा था, 1-1.5 घंटे तक वो जिंदा था। अगर वो सीधा उसको आर्मी हॉस्पिटल ले जाते क्या पता वो बच जाता, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ वैसी है। क्योंकि उनको आर्मी वालों को ट्रीटमेंट करना होता है, वो हमेशा प्रिपेयर रहते हैं। इन्होंने उसको वहाँ पहुँचाया। वहाँ मुझे बोलते हैं, मैंने बोला उसको ठीक है ना, बोलते हैं हाँ ठीक है। मैंने बोला अच्छा अगर उसका बोलते ब्लड बहुत लॉस हो गया। मैंने बोला मेरा B पॉजिटिव है, उसका भी B पॉजिटिव, हमारी बेटी का भी B पॉजिटिव है। मैंने मैं अपना एक खून का मेरे को सारा निचोड़ दूँ मगर उसको बचा लो। बोला ठीक। मेरे को नहीं पता, मुझे साइड ले गए, वहाँ से उसको निकाल दिया। मेरे को लगा शायद बोलते उसको सीरियस है, उसको आर्मी के वहाँ ले गए। मुझे पता ही नहीं था कहाँ ले गए,
मुझे नहीं पता था उसको पोस्टमार्टम करने के लिए लेके आए। तहसील ऑफिस के अंदर ये घटना हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ राहुल को ही क्यों टारगेट किया गया? ये हिंदू था तभी तो टारगेट किया गया। और अब 2 साल हो गए उसको वहाँ पे, पूरी दुनिया जानती थी उसको। मैं बोलती हूँ आप वो निकाल रहे हैं, मैं बोलूँगी आप निकाल रहे हैं रैली, उस वक्त क्यों नहीं बचाया आपने उसको? आपको ज़रा सी भी तो हिंट लगी होगी ना, मतलब अब जब कोई ढूंढने आएगा या कुछ, क्योंकि एक दिन पहले तो वो था नहीं उधर। वो अभी मैं आपको मैसेज चेक कर रहा हूँ, उसने मुझे बोला अभी मुझे आधा घंटा लगेगा, मैं डीसी ऑफिस में हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, डीसी ऑफिस में है तो आ जाएगा वापस जल्द, आधा घंटा लगता है, उधर से ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने बोला चाडूरा तो नहीं है? बोलता नहीं मैं चाडूरा में नहीं हूँ। तो उसको किसने इन्फॉर्मेशन दी? आज वो दफ्तर में ही बैठा हुआ है, क्योंकि वो बीच में डीसी ऑफिस होता था, बीच में चाडूरा में होता था, बीच में किसी मौके पे तहसीलदार के साथ होता था। उस वक्त किसने उसको इन्फॉर्मेशन दी? और उसका ऐसा काम था, जिस दिन वो ऑफिस में बैठता था उसको लोगों का रश सर के ऊपर से होता था। उस वक्त वह कैसे अकेला था? मेरे को वही समझ नहीं आ रहा है। वो ऑफिस के लोग कहाँ थे जो उसको बाई बाई बोलते थे, जिनके लिए वो चाय ले जाता था घर से? भैया इतनी बड़ी फ्लास्क में चाय की बना के रखती थी, वो ले जाता था उनके लिए पीने के लिए। बोलता मैंने बोला पीता है? बोलते मैं आधा कप पीता हूँ, बाकी जो होगा जिसकी किस्मत में वो उसको देता है। वो क्यों नहीं बचाने आए उसको? उनको बचाना चाहिए था ना। उसके पैर पड़ जाते मिलिटेंट हो के, बोलते इसकी छोटी बेटी है, गोली मार के साइड में बाजुओं पे गोली मारो, बाजू पे भी मारी थी, गोली मार के छोड़ दो आप इसको, डर जाएगा भाग जाएगा, हम भगा देंगे इसको। वो क्यों नहीं आए सामने? मेरे सामने इस वक्त आए, हमको वहाँ अब बोल रहे हैं हमने रैली निकाली, ये निकाली, वो निकाली, हमने दूसरे दिन से स्ट्राइक पे गए। जो मैंने सुना क्या हमने ऑफिस बंद किया, हमने ये किया। उस वक्त कहाँ थे तुम? राहुल को मारने आए उस वक्त कहाँ थे तुम? किसी ने भी कोई सपोर्ट नहीं की उस वक्त? भैया कौन सी सपोर्ट की होती? अगर सपोर्ट की होती तो बच नहीं गया होता। 5 गोलियों की जगह 2 गोलियां मार लेते, 2 गोलियों में क्या पता बच गया होता। तो आतंकवादी जो है जब गोली चलाते हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट नहीं करते, उसके अलावा अगर सामने जो भी आता है उसको भी टारगेट किया जाता है। तो ये तो टारगेट किलिंग इसी को मारने आए थे ना। जब बोला राहुल, वो फाइल पे लिख रहा था, जो मैंने सुना, वो फाइल लिख रहा था, उसको बोला राहुल, उसने ऐसे सर किया, बस गोली मार दी है। तो गवर्नमेंट दावा करती है कि कश्मीरी माइग्रेंट जो है वो सेफ है। किस तरह से सेफ है? कोई सेफ नहीं है भैया। मैं भी अपने हस्बैंड को बोलती थी आप सेफ नहीं हो सेफ, नहीं जाएंगे। वो नहीं मानता था, बोलता मेरे को ऑफिस है, ये मेरे भाई है, ये सारे मेरे भाई है, मेरी इज्जत करते, मेरे साथ गलत नहीं करेंगे। वो लोग इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि जब राहुल को नहीं बख्शा उन्होंने, जो राहुल उनके साथ खाता पीता उठता बैठता 24 घंटे था, 8:30 9 बजे 10 बजे घर आता था, उस राहुल को नहीं बख्शा, उन लोगों को क्या बख्शेंगे भैया, जिनको वो जानते भी नहीं है। उनके लिए तो कोई भी इंफॉर्मेशन देगा, हाँ भाई ये इधर है तो मार दो। जब मेरा पति सेफ नहीं तो कोई सेफ कैसे हो गया? गवर्नमेंट से क्या कहना चाहती हैं आप? उनके लिए तो गवर्नमेंट से करूंगी, पहले तो मैं अपने हस्बैंड के लिए इंसाफ मांगूंगी। आप NIA से जांच करो, SIA से जांच कराओ, उधर की टीम से मत जांच कराओ, क्योंकि मिलिटेंट खुद ही बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि ये सारी मतलब जो पुलिस वाला हमारा साथ नहीं देगा, जो वो हमारा साथ देगा हम उसको मार देंगे। तो मैं क्या भरोसा करूँ? वो मेरे पति को इंसाफ दिलवाएंगे? वो अपना थोड़ी ना अपने ऊपर ब्लेम लेंगे, वो नहीं लेंगे। तब ये तो इंक्वायरी की बात तो है ही कि अगर उस वक्त ऑफिस टाइम था तो उधर कोई क्यों नहीं था? लोगों का हजूम जहाँ पे होता था वहाँ एक भी लोग क्यों नहीं थे? ये तो आप सोच, ये तो कॉमन सेंस, कोई बच्चा भी बोलेगा ना, उसको भी होगा विश्वास कि नहीं इसके साथ गलत हुआ है। सिक्योरिटी का भी लैप्स है। सिक्योरिटी थी नहीं उधर। मैं खुद गई हूँ एक बारी, मैं ढूंढने गई, वहाँ एक साइड HDM ऑफिस है, एक साइड कोर्ट है, इसके ऑफिस के साथ इसका ऑफिस था। बोलता मेरा ऑफिस सेफ है, मगर कहाँ से सेफ था? बाहर एक गार्ड नहीं था। मैं अंदर ढूंढते ढूंढते पहुंच गई, उसको तो किसी ने भी ढूंढ लेना था। वो खुद उनके लिए इतना करता था। वो अगर मुझे एक मुस्लिम इंसान बता दे कि वो उसने हमारा काम नहीं किया, उसने हमें ये किया, उसने हमें वो किया, फिर मैं मानूंगी हाँ भाई उसने गलत किया। फिर हमने मरवाया उसको उसके दफ्तर में हो सकता है क्या पता इशू हो, क्योंकि उसने 1-2 बारी बोला था कुछ है टेंशन, क्योंकि उसको चार्जेस दिए गए थे सारे। जब तुम काम ही नहीं करते, जब तुम्हारे पास इंटेलिजेंस ही नहीं है, तुम किस चीज़ के तुम्हें वहाँ पे भर्ती किया हुआ है? वो सारा काम वो खुद ही करता था। तहसीलदार को उसने बोला मेरे को बर्डन ज़्यादा है, तू चार्जेस बांटे उसने चार्जेस। वो जम्मू आया, जम्मू आने के बाद उसने सारे चार्जेस सबसे ले लिए, वापस दे दिए इसको। बोलते इनको काम ही नहीं करना था, मेरे को डांट पड़ रही है DC से, मुझे डांट रोज़ पड़ रही है, तो मेरे को काम करके होना चाहिए, मुझे उसको दूंगा चार्ज जो मेरे को काम करके देगा। क्या पता उनको उसे ही गुस्सा रह गया हो, तभी इन्फॉर्मेशन दी उसकी। ये तो सीधा है ना, मतलब सोची गई साजिश है, ऐसे नहीं हुआ उसको।
मीनाक्षी जी, आपके पति को तो अब कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन अभी भी ऐसी बहनें हैं जिनके हस्बैंड्स वहाँ पर काम करते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं? मैं वही बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ उनको कम से कम सेफ जोन पे भेजो। दूसरा राहुल भट्ट कोई बनना नहीं चाहिए। जब वो 2 टीचर्स मारे थे, मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, मैंने बोला था रहने दे, नौकरी मिल जाएगी मगर जिंदगी कभी नहीं मिलेगी। उन बेचारों को कहाँ जिंदगी मिलेगी? अगर आप देना चाहते हो, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड को भी मुझे लगता है 2010 में लगा था, वो मेरी 2013 में शादी हुई है, तो इतने साल हो गए, उसको कौन सी नौकरी मिलती है अब? उसको कौन, आजकल नए नए लड़के जो लगे हुए हैं उन्हीं को प्रेफरेंस देंगे। वो बेचारे भी मजबूर है, मगर करो, उनको एडजस्ट करो ना यहाँ पे कहीं पे, मतलब जैसे कश्तवार है, डोडा है, भद्रवाह है, मतलब भेजो दूर दूर जगहों पे। वो बेचारे चूं तक नहीं करेंगे, मगर कश्मीर से तो कम से कम निकालो उनको। ये मेरा देवर है, ये मेरे साथ होता था, इसको मैं अपने भरोसे लेके गई थी वहाँ पे। मेरे हस्बैंड ने बोला कोई डर नहीं है, तू चल मेरे साथ। मेरे हस्बैंड मेरा कोई काम नहीं कर पाता था इन दिनों, मतलब वो मैं खुद जाती थी यहाँ। तो अब ये जब से आ गया था तब से मेरे को थोड़ा मतलब हो गया था, ये मेरा काम कर देता था सारा। अभी मैं कैसे बोलूँ इसको, तू जा वहाँ पे, तुम मेरा पति गया तू भी जा, ऐसे बोल सकती हूँ मैं इसको बेचारे को एडजस्ट करो इधर। ये भी तो, ये नहीं तो इसको तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये क्या करेगा? जब इसके भाई को मार दिया तो इसको क्या पता राहुल भट्ट का भाई है, इसको भी टारगेट करेंगे। ये भरोसा तो किसी पे नहीं है। वो राहुल भट्ट के दोस्त है, उनको टारगेट करेंगे, भरोसा तो किसी पे नहीं है ना। जब उसको दफ्तर में इतने भरोसे वाले बंदे वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने उसका सपोर्ट नहीं किया, वो क्या सपोर्ट करेंगे भैया? अगर कल को 2 बंदे सामने खड़े होंगे, वो सारे फुर हो गए होंगे सारे। उनको डरना नहीं चाहिए था भैया। अब इतने साल हो गए मिलिटेंसी में, उनको फेस करना था, बचाना था उसको, मेरे पति को बचाना था। अगर वो उसका भाई था, उनको बचाना था। जैसे कि हाल ही में फिल्म रिलीज हुई थी कश्मीर फाइल्स, उसके बाद से दोबारा ये टारगेट किलिंग जो है शुरू हुई है। क्या आपको लगता है कि दोबारा से जो है पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? भैया उनको वो नहीं है कश्मीर फाइल्स या कुछ, उनको उसका रहा, पर जो रियलिटी में हुआ है वो तो रियलिटी में ही हुआ है ना। ये मेरे लिए, अगर आज फाइल बनाओगे, मेरे पति की नहीं बनेगी कश्मीर फाइल। कश्मीर नहीं मरा तो वो कश्मीर एक और फाइल जुड़ गई उसमें, है ना। कितनी फाइलें जुड़ेंगी अगर आप सबकी लाइफ की स्टोरीज लेने बैठोगे? मैं अभी यहाँ बैठी थी, मुझे अभी याद आ रहा है, मेरा पति अभी आएगा, मेरे को, मेरी बेटी को अभी किसी ने कोटेशन डाला था, गुनगुन वेट कर रही है, उसकी बेटी बेजान बसती थी, उसको नहीं पता था मैं घर में ही वापस जाऊंगा, गुनगुन से नहीं मिलूंगा। उसने लास्ट में क्या सोचोगे जब उसको गोलियां मारी होगी? बेटी का ख्याल आया होगा उसको। वो किसी को नहीं पता है किसके साथ क्या बेचती है। वो कश्मीर फाइल्स रिलीज होने से क्या हो गया? उनको क्या फर्क पड़ गया उसे? हमने तो उनका कुछ नहीं लिया। हमने क्या लिया? हमें क्वार्टर एक दिया हुआ था, वो भी आधों को दिया नहीं है। नौकरी एक दी है उनके बच्चों को पढ़ाने की, उनका काम करने के लिए। हम कौन सा जाके वहाँ रहने लगे? ये निकालते हैं पोर्टल, ये वो, इनको करो, वो हम बलि का बकरा बन रहे हैं उधर। वो सपोर्ट वो करते हैं जो बाहर दिल्ली में बैठते हैं, जिनके बच्चे नहीं है उधर, वो डालते हैं कोटेशन, ये करो वो करो वो करो। मगर जिसके बच्चे हैं उधर, वो तो आधा ही रहता है ना उधर। मेरा पति था, मुझे पता था, मेरे को दूर है ये, इसको है खतरा, मगर किसी ने ट्रांसफ़र वापस की ही नहीं। मैं इसको बोलता नहीं अब ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि दूर है तो मेरी तो होगी ही। 25 किलोमीटर यहाँ से जाने में था, 25 किलोमीटर वहाँ से 2 घंटे लगते थे उसको। डीसी को नहीं, उसको वापस लाना चाहिए था। लाए हैं उसने, बहुत सारे लाए, तो मेरे पति को क्यों नहीं लाया? ट्रांसफ़र भी उसने ही कराया था, वापस नहीं ला सकता। अब 2 साल हो गए थे उसको वहाँ पे। अब इतना खतरा था उस एरिया में, जब तुझे पता है वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे भैया इतना रश नहीं होता था उस एरिया में, एम्बुलेंस को निकलने में इतना टाइम लग गया, 1 घंटा उसको हॉस्पिटल पहुंचने में लग गया। नहीं लगना चाहिए था भैया। उसके लिए, राहुल भट्ट के लिए आगे हजूम चलनी चाहिए थी, उसको बचाने के लिए हजूम चलनी चाहिए थी, नहीं चली। तो दूसरे तो उनके लिए चींटी मकोड़ी है सारे, क्या करेंगे? प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहती हैं, कुछ अपील करना चाहती हैं? प्रधानमंत्री से मैं यही अपील करूंगी, एनआईए या एसआईए की जांच करवाइए। मेरे को उससे सहमति नहीं है जो वो कह रहे हैं, मैं उधर की जांच करें। मैं आपको बोल रही हूँ, पुलिस वाले वगैरह वो जो उनका सपोर्ट करेंगे उनको वो छोड़ेंगे, जो नहीं करेंगे उनको मार डालेंगे। इस वक्त मेरे साथ हैं राहुल भट्ट के फादर, आइए इनसे बात करते हैं। कैसे आपको ये सूचना मिली कि राहुल अब नहीं रहा? सर, सबसे पहले मुझे ये इतला ज़ख्मी होने की मिली, जो मुझे डॉक्टर इनला ने दी थी। फिर मुझे जम्मू से दूसरी डॉक्टर इनला है, उसने मुझे इतला दे दी कि टेलीफोन पर पापा प्ले चल रहा है कि ही इज़ डेड। इसी तरह मुझे इतला मिली सर। जब राहुल भट्ट इस दुनिया में नहीं रहा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है डिपार्टमेंट की, प्रशासन की कमी रही है उसको बचाने में? बचाने में बिल्कुल नाकाम रहा। देखो, एक तो वर्नेबल एरिया था वो,
चाडोरा बड़गाम से, और इसको रिसेंटली 2 बार उसने खुद भी किया था अप्लाई उनको कि भाई मुझे कर दो वहाँ से वापस, उनको करना चाहिए था वापस। दूसरी बात, अगर अब चाडोरा में ही था, चाडोरा में क्यों नहीं था कोई बंदा, कम से कम गार्ड तो होती है, तहसील ऑफिस में तो गार्ड होती है, किसी ने डिफेंड नहीं किया उसका। और जब वो आया तहसील में कम से कम 10-20 आदमी हो गए, किसी ने भी एहतजाज नहीं किया जब तक वो आए, दौड़ा कर उसको मारा है, गोली मारी है, तो कहाँ से आ गया ये? एक सरकारी दफ्तर में कोई गोली लेकर, हथियार लेकर अंदर पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का लैप्स है। ये बहुत बड़ा फेलियर है, एक सिक्योरिटी का फेलियर है ही है। ये टारगेट किलिंग भी है। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि उसको बाय नेम बुलाया गया। बाय नेम बुलाना ठीक है, अंधाधुंध तहसील में फायरिंग हो जाती, वो अलग एक मसला बन जाता था। ये तो टारगेटिंग किलिंग है, बाज़ाब्ता उसको नाम लेकर बुलाया गया। राहुल भट्ट आप हो, उसने बोला आ जाओ इधर, तो ये तो टारगेटिंग किलिंग है। सिक्योरिटी लैप्स की तो वो तो बहुत ही बड़ी लैप्स है ही है। तो किस तरह से जो लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं, जो हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, वो किस तरह से आप देखते हैं कि कितने सेफ है वहाँ पर? मुझे नहीं लगा इस तरह, अगर देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए, अगर ऑफिस के अंदर में कुर्सी पर हिट किया जाए, तो अगर वो इतना अनसेफ, सेफ होकर भी अनसेफ उसने जान गंवा दी, तो बाकियों का भी यही हाल होगा बेचारा। मैं खाली मांग करता हूँ SIA की इंक्वायरी हो, प्रॉपर पता लग जाए दूध का दूध पानी का, ये कैसे आ गए, अंदर कैसे पहुंच गए, ऑफिस के अंदर 3 आदमी या 2 आदमी थे, ये अंदर कैसे पहुंच गए। अंदर अगर 10-20 आदमी ऑफिस में तो खाली नहीं होता है, क्यों नहीं किया? थोड़ा बहुत अगर रजिस्ट्रेशन वो भी करते ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो सामने आ जाए, गोली के बेचारे सामने नहीं आता कोई, थोड़ा बहुत रजिस्टर करते हो सकता है वो बच जाता। टारगेट किलिंग पहली टारगेट किलिंग नहीं है जो कश्मीरी पंडित्स के साथ, इससे पहले भी बहुत बार कश्मीरी पंडित को बार बार टारगेट किलिंग किया जाता है। राहुल जी इधर आए थे, उससे पहले वो छुट्टी पर आए थे, उनका कोई रिलेटिव यहाँ पर एडमिट था, उसको बार बार वहाँ से फ़ोन आता था कि आप जी सर्विस दोबारा से रिज्वाइन करो। हमें लगता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, वरना उस ऑफिस में उसके चेयर पर ही असला लेके वो कैसे गए। हम चाहते हैं वो सारा जो स्टाफ है उसको सस्पेंड किया जाए, तब वहाँ पर जो DC उनका इंक्वायरी हो, और जो कल जो LG साहब ने इसको जो SIT गठित किया हुआ, हमें उस पर कोई भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं इस पर NI का प्रोब हो, SIA का प्रोब हो। पिछले बार भी हमारे एक जो पुलिसकर्मी जो अजय भट्ट जी, जो हंदवारा में जॉब वो थे, वहाँ पर तैनात थे, उसका भी केस उन्होंने SIT में सुपर्द किया, मगर आज तक वो केस ही पता नहीं लगा वो कहाँ गया। हम चाहते हैं इसका NI हो या SIA का प्रोब हो। जो चला गया उसको वापस तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर सरकार चाहे तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है। जो टारगेट किलिंग बार बार कश्मीर घाटी में की जा रही है, जो टारगेट कर जो इनोसेंट पीपल को किलिंग की जा रही है, इस पर अंकुश ज़रूर लगाया जा सकता है। जी हाँ, राहुल भट्ट की तरह ऐसी घटना पुनः ना घटे, इसके लिए हमारी सरकार को सचेत होना होगा, सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने होंगे। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यहाँ रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।